क्लास 10 तो बहुत इजी है, ये बात आपने यूट्यूब पे हर जगह सुन ही ली होगी। और हाँ, ये बात सच है, क्लास 10 इजी है और इस इजी क्लास को और इजी करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू, बेस्ट टीचर्स टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब, द रिसोर्सेज टू यूज, फाइनल टिप्स एंड द मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स मेक इन देयर जर्नी। मैंने अभी अभी क्लास 10 ख़त्म की है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। प्लस यूट्यूब पे जितने भी क्लास 10 प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस है, उन सबका कंपाइलेशन इस वीडियो में है। तो ये वीडियो मस्ट वॉच है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एमिंग टू स्कोर मोर देन 95% इन बोर्ड्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सब लोग ये तो बोलते हैं कि क्लास 10 बोर्ड्स इतने ईजी है, पर इसके क्या रीजंस है, ये मैं इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके कुछ 4 मेन रीजंस है कि क्यों क्लास 10 बोर्ड्स इजी है, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट वही है कि क्लास 10 का जो सिलेबस है वो 1.5x क्लास 9 से ज़्यादा है, पर क्लास 11 के साइंस स्ट्रीम से जो मोस्ट बच्चे लेने वाले हैं और मैं भी लेने वाला हूँ, उससे 3 से 4 गुना कम है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि क्लास 10 और क्लास 11 के बीच में गैप ज़्यादा है, पर क्लास 9 और क्लास 10 के बीच में गैप कम है। जो बच्चे क्लास 9 में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टूडेंट्स क्लास 10 में अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड रीज़न ये है कि पेपर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, बट कॉन्सेप्चुअल बेस पे बनता है। इसका मतलब ये है कि पेपर में जनरली हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है क्लास 10 के, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि क्लास 10 का सिलेबस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब कि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से क्वेश्चन टाइप्स भी बहुत कम है। और मोस्ट ऑफ द पेपर PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होता है। 50 to 60% पेपर या 70 to 80% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनते हैं। तो अगर आपने 5 या 10 साल के PYQs अच्छे से लगा लिए, तो आपके 95% से ज़्यादा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने PYQs और रिसोर्सेज की बात वीडियो में आगे भी कर चुकी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और एक रीज़न ये है कि CBSE 80-20 रूल को फॉलो करता है, मतलब कि 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट साइंस में एप्लीकेबल है, सोशल साइंस में एप्लीकेबल है और मैथ्स में एप्लीकेबल है। तो अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूट्यूब पे मार्क किए हुए हैं, प्रशांत किरार ने मार्क किए, दिगराज सर ने मार्क किए और जो भी टीचर्स ने मार्क किए हैं, उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो मतलब आपका 80% पेपर तो वहीं पे कंफर्म हो जाता है। 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और हाँ, अभी आप में से कुछ बोलोगे कि सिर्फ हम लोग वो 20% पढ़ के जाएंगे, तो हमारे 80 मार्क्स तो ऐसे ही कंफर्म हो गए, 80% मार्क्स। पर ऐसा नहीं है, आपको पढ़ के सब जाना है। अगर आप सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, तो शायद आपको वो 80% मार्क्स भी ना मिले, आपको 70% मिल जाएंगे या 60% मिल जाएंगे, अगर आप पूरा रट के जाओगे तो। पर अगर आपको 95% के ऊपर स्कोर करना है, तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो 20% वाले, उन पे ज़्यादा एम्फोसाइज करना है आपको और उसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि ट्राइंगल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फोर्थ रीज़न, जो कि एक फंडामेंटल और एक आइडियोलॉजिकल रीज़न है, कि CBSE ऐसा पेपर सेट करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पास तो हो जाए, बट उनको मैक्सिमम मार्क्स ना मिल पाए। इसका ये मतलब है कि CBSE ऐसा पेपर सेट करेगा जहाँ पे बच्चों को 70, 80, 90% मिले, पर वो 95%, 96% ऐसे ब्रैकेट्स को क्रॉस ना कर पाए। पर इस वीडियो के एंड तक बने रहो, ये वाला ब्रैकेट भी क्रॉस हो जाएगा। दूसरा टॉपिक, सिलेबस ओवरव्यू। तो इस टॉपिक में हम लोग जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं, इस साल का क्या है। वैसे पिछले साल के कंपैरिजन इस साल सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी सिलेबस कम था और अभी भी सिलेबस कम है। तो सबसे पहले साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले साइंस का सिलेबस एज यूजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइडेड है। फिजिक्स में होने वाले हैं 4 चैप्टर, लाइट, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर जो ये लाइट वाला चैप्टर है, इसमें ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा डिटेल में है। और फिर ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, इसमें भी ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ह्यूमन आई और एक कलरफुल वर्ल्ड। और जो ये बाकी के 2 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो ये आपको एज अ होल पढ़ने हैं, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। फिर केमिस्ट्री के सिलेबस में भी 4 चैप्टर्स है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये कुछ सब टॉपिक्स के नाम मैंने लिख दिया है, जैसे कि इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। और फिर एक लास्ट में टॉपिक आता है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन।
केमिस्ट्री के साथ जो सिलेबस है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर एक चैप्टर के एंड में एक अलग सा टॉपिक है जो कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये कोरोजन एंड प्रिवेंशन वाला टॉपिक है, ये अलग से है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में एक अलग से चैप्टर है जिसमें जो सॉल्ट्स के कंपाउंड्स है उनके बारे में बात की गई है। और फिर जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल्स में देखें तो इसमें एक मेटलर्जी वाला सेक्शन है। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 11 मार्क की वेटेज है, 11-12 मार्क की वेटेज पूरे साइंस में। तो इसमें भी एक टॉपिक है मिसेल नाम का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें 4 लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये 4 आपको डिटेल में आने चाहिए क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ये मोस्ट आस्क्ड है। फिर दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर तीसरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी। और फिर लास्ट में एक टॉपिक आता है वो है आवर एनवायरनमेंट। सोशल साइंस का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है क्लास 9 के सिलेबस से, फिर भी उतना आसान भी है। सोशल साइंस एज यूजुअल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में 17+3 मतलब कि 17 मार्क्स थ्योरी के, 3 मार्क्स मैप पॉइंटिंग के। सिमिलरली हिस्ट्री में भी 18+2 मतलब 18 मार्क्स थ्योरी के और 2 मार्क्स मैप पॉइंटिंग के। तो ये जो 5 है, 3+2 5 मार्क्स जो मैप पॉइंटिंग के हैं, ये मतलब आप कंफर्म ही समझो क्योंकि यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख लो मैप पॉइंटिंग की, गिने चुने प्लेसेस है उनमें से ही आता है मैप के मार्क्स। तो ये मैप पॉइंटिंग के मार्क्स जो 5 मार्क्स है उनको लेना बहुत आसान है। सिविक्स और इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है, बस 20-20 मार्क की थ्योरी पूछी जाती है। और फिर आगे देखें तो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, तो इसमें मैं बात कर रहा था लाइफ साइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो इसमें से ही मैप आता है। मतलब 3+2 जो मैप है तो 2 हिस्ट्री का है और बचे हुए 3 में से एक आएगा लाइफ साइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। 1, 2, 3 कितने भी आ सकते हैं। इस साल तो इस पे मेरे मेरे वाले पेपर में तीनों के तीनों मार्क्स जो ज्योग्राफी के थे वो नेशनल लाइफ साइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से ही आए थे। तो मैप पॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली लाइफलाइंस वाली जो चैप्टर है उसकी मैप पॉइंटिंग तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कुछ 6 थ्योरी की चैप्टर्स है, तो रिसोर्स डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर रिलेटेड चैप्टर है। और फिर मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये भी दोनों रिलेटेड चैप्टर है। हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आएगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। हाँ, और ये नेशनलिज्म इन इंडिया की जो मैप पॉइंटिंग है इसमें से ही सिर्फ आएगा, सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप पॉइंटिंग आएगी। और उसमें से ही 5 या 6 प्लेसेस होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 7 होंगी। उन 7 में से कोई 2 जगह पूछेंगे, तो आप देख ही सकते हो कि कितना आसान है मैप हिस्ट्री के केस में। और फिर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, पहले बता दूं, सब टॉपिक्स आने वाले हैं 1, 2, 1.3 एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो। और फिर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसके कैरिकेचर्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फेमस है, हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी आए थे। सिविक्स की बात करें तो इसमें 5 चैप्टर्स है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो 5 मार्क या 3 मार्क के जो क्वेश्चन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, ये बहुत बड़े फेमस है। तो मतलब अगर आपने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया आउटकम्स को, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उससे 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसमें भी 2-3 गिने चुने क्वेश्चन रहते हैं, वही घिसे पिटे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इस चैप्टर से। और बाकी 4 चैप्टर्स की बात करें, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज की, तो ये मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स है। फैक्ट्स दिए, आपको फैक्ट्स लिख के आने एग्जाम में बस। फेडरलिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे जो इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू किए गए हैं वो फेडरलिज्म से ज़्यादा आते हैं। जो मैंने रिसोर्सेस यूज़ की थी या फिर जो क्वेश्चन बैंक्स मैंने पढ़े थे उसमें से फेडरलिज्म से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर वो ट्रिकी एमसीक्यूज, वो इस चैप्टर से बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, 20 मार्क का आता है। इसमें से 3 चैप्टर्स, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। आपको फैक्ट्स दिए हैं, उसको लर्न करना है, जो मैंने पहले बताया था। और फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये तो इतना छोटा चैप्टर है, 1 घंटे में हो जाएगा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कुछ 2-3 पेज का चैप्टर है, तो ये भी बहुत आसान है। फिर आता है मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस टोटल 14 चैप्टर्स है, तो मैंने यूनिट वाइज इसको डिवाइड कर दिया, आप देख सकते हो। ये जो स्टार्स लगे हुए हैं वो वाला चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है एज पर पास्ट एनालाइज पेपर। तो ये वाले चैप्टर्स आपको, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर से, वो ज़्यादा करनी है क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो
लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एपी, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ये सारे चैप्टर्स हाई वेटेज के। अब बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी भी वेटेज ज़्यादा है और ये तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा क्योंकि 11th-12th में अगर आप साइंस ले रहे हो तो ये वाला चैप्टर आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। फिर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो इससे 5 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था और पिछले के पिछले साल भी आया था। मतलब ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स है, ये मतलब आप कंफर्म ही समझो कि ये इस साल भी आने वाला है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पहले आपको 2 बुक्स मिली होंगी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। तो पहले इसका डिवीजन देख लेते हैं। पहले अनसीन पैसेज में होंगे 20 चैप्टर्स, प्रोजेस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, पोएम्स ऑफ फर्स्ट फ्लाइट और सप्लीमेंट्री रीडर के सारे चैप्टर्स। तो ये टोटल मिला के लिटरेचर सेक्शन कंप्राइज करते हैं, तो ये 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर आता है ग्रामर और राइटिंग सेक्शन, तो 10-10 मार्क का पूछा जाता है। अनसीन पैसेज की बात करें तो इसमें 2 टाइप के पैसेजेस होते हैं, एक होता है डिस्कर्सिव और एक होता है फैक्चुअल। डिस्कर्सिव में आपको आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सुएव टेक्स्ट पूछा जाएगा जहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा टेक्स्ट, और फिर फैक्चुअल पैसेज में आपको डेटा दे देंगे और डेटा पूछेंगे सीधा सीधा। पर ये जो अनसीन पैसेजेस होते हैं इस साल तो टफ नहीं आए थे, पर ये टफ पूछे जाते हैं, पर उतना भी टफ नहीं कि आप कर ही नहीं पाओ। ये ऐसे पूछे जाते हैं कि जहाँ पे एक ट्रिक लगी, जहाँ यहाँ ऐसा कोई वर्ड यूज कर दिया जो स्टूडेंट्स को नहीं आता हो, जिससे वहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाए। तो ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर आप प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी पैसे तो बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट फाइट के प्रोसेस तो मैंने जो हाई वेटेज वाले हैं, मतलब जो भी है इसमें से वो मैंने मार्क कर दिए स्टार से। जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन तो आएगा, या तो वो 5 मार्क का सीन पैसेज होगा या फिर 3 मार्क का होगा, 6 मार्क का होगा, पर क्वेश्चन आएगा नेल्सन मंडेला से। फिर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इससे भी क्वेश्चंस आते ही है क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो इससे भी ऑलमोस्ट कंफर्म हर साल आते हैं। और फिर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें तो 3 चैप्टर है, बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम असम। तो ये तीनों चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। पोएम्स की बात करें तो कुल 10 पोएम्स है। 10 में से अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज, द टेल ऑफ फस्टेड ड्रैगन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज वाले हैं, रिपीटेड है। ये जो इंग्लिश के सिलेबस की एक खास बात है ना कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, मतलब कि इसके ही 10 हो गए, पिछले में 10 थे, 11 थे, और अभी सप्लीमेंट्री में भी 10-11 है। तो मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ चैप्टर स्किप भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने डस्ट ऑफ में अच्छे से पढ़ लिया प्रॉपर, पर वो एग्जाम में नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको हर चैप्टर करके जाना है और कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सप्लीमेंट्री की बात करें तो कुल 9 चैप्टर्स है। 9 में से द नेकलेस, भोली, थीव स्टोरी, ट्राइब ऑफ सर्जरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन आते ही है। फिर आता है हिंदी बी। हिंदी ए का सिलेबस मैंने उतनी रिसर्च नहीं की है, और मैंने हिंदी भी पढ़ी है, तो स्पेसिफिकली मैं बता सकता हूँ कि कैसा रहता है सिलेबस। तो हिंदी बी में भी थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि डिवीजन कैसे है। अनसीन पैसेज के 14 मार्क्स है, ग्रामर के 16 मार्क्स है, राइटिंग के 22 मार्क्स है, लिटरेचर के 28 है। अनसीन पैसेज आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईजी आ जाते हैं, अगर आप ध्यान से करोगे तो वो 14 मार्क्स फ्री की है ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा इस साल थोड़ा सा टफ आया था, पर उतना ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता, तो डायरेक्ट वो जो अनसीन पैसेज रहता है उससे उठा के सीधा आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बात करें हम लोग लिटरेचर पार्ट की, तो ये 28 मार्क्स का पूछे जाने वाला है, और इसमें आपको 2 बुक्स मिली होगी, स्पर्श और संचयन। स्पर्श वाली जो बुक है यहाँ पे 7 कहानियां और 7 कविताएं है, वहीं पे संचयन वाली बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियां हैं। वैसे तो स्पर्श वाली बुक पूरी आने वाली है, पर ये संचयन वाली बुक थोड़ी सी यूनिक है, मैं बताता हूँ क्यों। आपके एग्जाम में इस संचयन की बुक से सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क का पूछा जाने वाला है, और उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तीनों पार्ट से 3-3 मार्क के एक एक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब हरियर काका से 3 मार्क का आएगा, सपनों के दिन से 3 मार्क का आएगा, और टोपी शुक्ला से 3 मार्क का आएगा। और इन तीनों क्वेश्चन में से आपको किसी 2 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, मतलब कि आपको 3 चैप्टर से सिर्फ 2 चैप्टर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको तीनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में से कोई तो 2 क्वेश्चन ईजी होंगे, एक क्वेश्चन ट्रिकी बनाएंगे ये लोग। और अभी के टाइम पे लाइक 2026, 2025, 2024 में अभी तो ऐसे क्वेश्चन आने लगे जहाँ पे वो सेल्फ बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे इसका आंसर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, उससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि चैप्टर में क्या दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं।
तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। हिंदी ग्रामर की बात करें तो हिंदी ग्रामर में आपको 4 टॉपिक्स मिलने वाले हैं। पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस है सीबीएसई में, उनमें अभी हाल ही के 2 सालों में चेंजेस आए हैं। पहले होते थे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईज़ी होते थे, पर अभी पैटर्न बदल गया है। अभी जो हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं रहते। आपको ऐसे ही कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें बोलेंगे पदबंध छाँट कर लिखिए, ये कौन-सा समास है, ये समास का मतलब बताइए, ये कौन-सा मुहावरा है, ये मुहावरा दिया गया है, इसे वाक्य बनाओ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो हिंदी ग्रामर वाला टॉपिक है, इसमें स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। हाँ, अभी आपके स्कूल में प्री बोर्ड होने वाले हैं, हाफ ईयरली होने वाले हैं, तो उसमें ग्रामर के टॉपिक्स रहेंगे। आप देख ही लेना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में कटने वाले हैं। ना ही लिटरेचर सेक्शन में और ना ही अनसीन पैसेज, ना ही राइटिंग में। मार्क्स कटेंगे तो कटेंगे सिर्फ ग्रामर में। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जो हिंदी ग्रामर के पीवाईक्यूज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। प्लस आपके जो स्कूलों में हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस हो रहे हैं, या जो आपको बुक अलॉट की गई है हिंदी ग्रामर के लिए, उसके आप सारे क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि हिंदी ग्रामर में जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, क्योंकि मार्क्स यहीं पे कटने वाले। फोर्थ टॉपिक, द बेस्ट बुक्स टू यूज फॉर द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहले इंग्लिश। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब में सबसे पहला रिसोर्स होने वाला है एनसीईआरटी, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। तो इंग्लिश की बात करें तो हाँ, सबसे पहले एनसीईआरटी होगा, फर्स्ट फ्लाइट और द सप्लीमेंट्री वाला बुक। सेकंड हो गया पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको पिछले 5 साल के ही करने हैं, उससे ज़्यादा के नहीं करने हैं, क्योंकि पिछले 5 साल मतलब 2020 के बाद आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे क्लास 10 के एग्जामिनेशन में, वो डायरेक्ट होते थे, और आज के टाइम पे उतने डायरेक्ट क्वेश्चंस आते नहीं है, तो वो क्वेश्चंस अभी के टाइम पे इररेलेवेंट हो जाते हैं। फिर तीसरा रिसोर्स है सैम्पल पेपर बुक। ये आपको अभी नहीं करना है, एंड में करना है, लाइक जनवरी फरवरी के टाइम में। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में भी सेम है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के, सेम रीजन कि क्वेश्चंस जो है वो इररेलेवेंट हो जाते हैं और डायरेक्ट हो जाते हैं। फिर तीसरा है सैम्पल पेपर बुक, ये भी आपको एंड में करना है। सोशल साइंस में सबसे पहले 80 मार्क्स का पेपर आता है, और इसमें बहुत एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी पूछ लेते हैं, या फिर बहुत डिटेल में पूछ लेते हैं। हार्ड नहीं रहता, बस थोड़ा डिटेल में रहता है। इसलिए अगर आपको सोशल साइंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, आपको एमसीक्यूज करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करने हैं, तो आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। पर ये आप तभी करो जब आप सोशल साइंस के लिए टाइम निकाल पाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सोशल साइंस पसंद नहीं आता है। फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप ज़रूर एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यूज। हाँ, इसमें पीवाईक्यूज आपको पिछले 10 साल के करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन टाइप है वो जो पिछले 5 साल में है, क्या पता कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाए, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, या फिर एक टाइप का क्वेश्चन बन रहा है जो पिछले 10 सालों में पूछा गया है। तो जो क्लास 10 की जो मैथ्स रहती है, उसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पिछले 10 साल की पीवाईक्यूज करो। फिर तीसरी आर डी शर्मा। अब आर डी शर्मा के कई फायदे भी है, मैं बताता हूँ क्या है। आर डी शर्मा एक ऐसी बुक है जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले आर डी शर्मा के खुद के क्वेश्चंस, फिर आर डी शर्मा जो अपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस रहते हैं सीबीएसई के, उसके क्वेश्चंस भी आर डी शर्मा में है। पीवाईक्यूज भी आर डी शर्मा में है, और एक एमसीक्यू वाली बुक आती है। आप आर डी शर्मा परचेज करोगे तो उसके साथ ही एक बुक मिलेगी एमसीक्यू वाली। तो वो वाली बुक से आप एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर चैप्टर भी आपको रिवाइज करना है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आप जल्दी जल्दी से एमसीक्यू टाइप जल्दी से जैसे कि 20-30 कर सकते हो टाइमर लगा के। तो आर डी शर्मा भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। और जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है पेपर का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर डी शर्मा परचेज कर लें और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। फिर चौथा रिसोर्स है सैम्पल पेपर, वो भी आपको एंड में करना है। साइंस की बात करें तो साइंस में पहले एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज पिछले लास्ट 5 ईयर्स के, आप लास्ट 10 ईयर्स के भी कर सकते हो। थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, मतलब कि 2020 से पहले पूछे गए हैं, पर पिछले 5 साल का भी करोगे तो भी चल जाएगा। फिर तीसरी, क्वेश्चन बैंक लेना साइंस में इम्पोर्टेंट है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि साइंस का जो पेपर है आपको दिखेगा एनसीईआरटी तो इतनी सी थिकनेस भी इतनी है, एक ही बुक है,
तो इसमें से क्या ही पूछ लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जो साइंस की एनसीईआरटी रहती है भले ही वो छोटी है, पर उससे बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जो एक फ्रेमवर्क रहता है क्वेश्चन का, तो ये सब आपको जानना है तो आपको एक क्वेश्चन बैंक खरीदनी पड़ेगी और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो रेगुलरली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छा आपकी जो रिदम रहता है साइंस के क्वेश्चंस में या फिर साइंस के कॉन्सेप्ट्स में, वो ब्रेक ना हो और वो बना रहे। तो एक क्वेश्चन बैंक आप कोई भी खरीद सकते हो। अभी मोस्ट पॉपुलर तो वही है, ओसवाल की, एजुकार्ट की, पीडब्ल्यू की, कोई भी खरीद सकते हो। मैंने ओसवाल की खरीदी थी पर्सनली। फिर चौथा आता है सैम्पल पेपर। फिर आता है हिंदी। तो हिंदी में मैं सैडली हिंदी एक ही बात नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को उतना पता नहीं है। मैंने मेरे स्कूल में मैंने हिंदी बी पढ़ी है, मतलब जो मिलती है हमें। तो हिंदी बी में आपको दो सब्जेक्ट जो बुक्स मिलते हैं, स्पर्श और संचयन, ये तो आपको करना ही है। इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आपको करने हैं। फिर PYQs करने हैं पिछले 5 साल के और सैम्पल पेपर, सेम एज इंग्लिश। फिफ्थ टॉपिक होने वाला है द बेस्ट टीचर्स ऑन यूट्यूब टू स्टडी फ्रॉम। तो जब मैं भी क्लास 10th में भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर रखा था और मैं भी उनके यूट्यूब लेक्चर्स देखता था। तो और फिर क्लास 10th खत्म होने के बाद भी इस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स को देखा है, बहुत सारे टीचर्स को देखा है और उनको एनालाइज किया है कि वो कैसा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं बेस्ट टीचर प्रेजेंट करने वाला हूँ मेरे हिसाब से, दैट यू शुड स्टडी फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, और साइंस में भी सबसे पहले बात करते हैं बायो की। तो बायो में मेरे को सबसे अच्छा चैनल साइंस के लिए लगा था समृद्धि मैम का चैनल, जो पीडब्ल्यू में पढ़ाती है। पर ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपको उनके चैनल पे, ये वाली प्लेलिस्ट मेरे को वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट लगती है। मैंने भी यहीं से पढ़ा था। यहाँ पे जो बायो के कॉन्सेप्ट्स है उनको मैम ने डीप में पढ़ाया था, तो आप इधर से पढ़ सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बेस्ट लेक्चर्स मेरे को लगे अलग सर के। स्पेशल मेंशन टू प्रशांत सर का चैनल, वहाँ पे भी जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है और जो फिजिक्स वाला भी पार्ट कह सकते हैं, तो वो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो वाले जो पार्ट है वो पूरे डिटेल में नहीं गए हैं। अगर आप एक बार वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ क्वेश्चन टाइप्स आपको मिसिंग लगेंगे। पर ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो अलग सर ने अपने चैनल पे पढ़ाई है, ये मुझे कंप्लीट लगते हैं। इसके बाद आप बाकी के रिसोर्सेज कर सकते हो। सोशल साइंस के लिए तो नो डाउट द बेस्ट टीचर, द गोट टीचर दिगराज सर से ही आपको पढ़ना चाहिए। ये जो सोशल स्कूल बाय अन अकेडमी वाली प्लेलिस्ट है जहाँ पे दिगराज सर ने बहुत पहले पढ़ाया था, ये आज तक रिलेवेंट है। इसमें सारे लेक्चर्स इसमें पढ़ाए गए हैं, पर आपको वो वाले लेक्चर्स ही पढ़ने हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो इतने लंबे लंबे लेक्चर्स क्यों देखना है सोशल साइंस के लिए? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनमें लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन है क्लास 10 सोशल साइंस के सिलेबस का, चाहे वो जितना भी बड़ा चैप्टर हो। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक आपको चैप्टर मिलेगा उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये चैप्टर्स बहुत 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 बड़े हैं। जैसे कि आप क्लास 9th या क्लास 8 के कंपैरिजन में करोगे तो वहाँ पे चैप्टर्स हिस्ट्री के थोड़े छोटे होते थे, पर जो नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप ये बड़े चैप्टर्स हैं। तो इसको कवर करने के लिए आपको ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे क्योंकि जो सीबीएसई को अगर टफ बनाना रहता है पेपर, तो वो इन लाइंस के बीच में क्वेश्चन पूछता है। आप PYQs करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, किस लाइंस के बीच में आ रहे हैं। तो आपको जब आप पहली बार पढ़ रहे हो सिलेबस, तो तभी आपको हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, वरना बाद में चल के आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मैथ्स के लिए द वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स शोभित निर्वाण से आपको पढ़ना चाहिए। जो आपको ये वाली प्लेलिस्ट दिख रही है मैथ्स बाय शोभित निर्वाण की, 14 डेज 14 चैप्टर, आप ये भी पढ़ सकते हो। या फिर 2026 वाली जो अभी बनाई है अन्य ये मिशन जीत वाले चैनल पे, वो भी पढ़ सकते हो। दोनों अच्छी है। वैसे तो मैंने ये वाली रेफर की थी और मेरे को बहुत अच्छी लगी थी ये। इंग्लिश की बात करें तो आपको एक अंडररेटेड चैनल बताता हूँ। तो इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंग्लिश एजुकेटर्स जो है वो चैप्टर्स ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर कुछ चैप्टर उनको पढ़ाना हो तो वो सिर्फ 15 मिनट की वीडियो बनाएंगे, 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा चैप्टर कवर ही नहीं होता है। या आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन आपको समझ नहीं आएगी। पर ये जो चैनल है सीबीएसई गाइडेंस, इसकी एक खास बात बताता हूँ। ये जो चैप्टर्स पढ़ाते हैं जैसे कि लेटर टू गॉड हो गया, डस्ट ऑफ स्नो हो गया, तो ये पीवाईक्यूज को रेफरेंस में लेके चैप्टर पढ़ाएंगे। मतलब वो पढ़ा रहे हैं और उसमें बीच में कोई लाइन आ गई जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देंगे कि इसको ध्यान से पढ़ लो, इसको याद कर लो। और ये एग्जामिनेशन में मुझे बहुत हेल्प हुआ था इससे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाले चैनल से आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए पूरी की पूरी। पर इंग्लिश में सिर्फ आपको वो सारे जो प्लेलिस्ट है वो देख के नहीं होगा।
आपको इंग्लिश में इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो इस रिवीजन के लिए द बेस्ट चैनल इज द क्रिएटिव लर्निंग 2.0, जहाँ पे कृति मैम पढ़ाती है। तो इसमें बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे कि 10 मिनट की वीडियोस, 15 मिनट की वीडियोस, ये आपको पहले नहीं देखने हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये लोग जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो पहले ही देख लेते हैं और उनको लगता है कि चैप्टर में बस इतना ही है, पर नहीं, ये वीडियोस आर मेंट फॉर रिवीजन। आपको अगर रिवीजन करना है तो वो सब देख सकते हो। और फिर बात आती है कि आप ग्रामर कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो ग्रामर के लिए आपको कहीं ये नहीं मिलने वाला है, आपको सर्च करना पड़ेगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। ग्रामर की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश विद निकिता सिंह एक चैनल है, जहाँ से आप इंग्लिश के ग्रामर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेरे टाइम पे भी मुझे बहुत हेल्पफुल लगा था, मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ये मैम लाइव स्ट्रीम करवाती है डेली एग्जाम्स के टाइम पे, वहाँ पे वो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती है। तो अभी आपको ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं स्पेसिफिकली, तो इनके चैनल पे जाके लाइव वाले सेक्शन में जाके आप ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी बी की बात करें तो हिंदी बी के लिटरेचर सेक्शन के लिए आप लिसन एंड लर्न चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हो। ये मैंने अपने टाइम पे भी फॉलो किया था। अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाया जाता है पहला चैप्टर, बच्चों को वहीं पे समझ आ जाता है। और अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया या आपको रिवाइज करना है, तो आप इस चैनल पे जाके जो वीडियोस है, जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, ये वीडियोस आप 2x पे चला सकते हो, या फिर पहली बार समझ रहे हो तो 1x पे चला के आप देख सकते हो। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन की बात करें तो ग्रामर में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, और राइटिंग सेक्शन में भी जो हिंदी अध्यापक सर का चैनल है, वहाँ पे उनने ग्रामर के जो टॉपिक्स है वो बड़ी ही आसान वे में समझाया हुआ है। और राइटिंग सेक्शन में भी सेम है, आपको बस फॉर्मेट दे देते हैं और 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन के वेबसाइट पे है, वो प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द फाइनल टिप्स एंड द मिस्टेक्स। तो जो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कुछ पॉइंट्स में मैंने गलती की थी, मेरे फ्रेंड्स ने गलती की थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करें और ये जो टिप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। ये जो टिप्स और मिस्टेक्स है, ये मैंने यूट्यूब से भी ली है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो प्लीज़ ये सारी जो पॉइंटर्स है इन पे फोकस करें और इनको फॉलो करें। पहला रूल है मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपको पढ़ाई को कभी आप स्किप नहीं कर सकते हो। आपको पढ़ाई से रिलेटेड आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अभी आप अगर ये वीडियो आप अप्रैल या मई में देख रहे हो तो आपके पास 9-10 महीने है एग्जाम तक, और आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फेमस रूल है जिसको कहते हैं 0 आवर रूल। ये रूल यही कहता है कि आपको अपने स्टडी आवर्स को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देना है, किसी भी पर्टिकुलर दिन को। आपको ट्राई करना है कि आप कुछ ना कुछ डेली पढ़ो, या पढ़ो भी नहीं तो आप रिवाइज करो। इससे क्या रहता है कि आपकी जो स्टडी हैबिट रहती है, लिखने की हैबिट रहती है, वो आपका खराब नहीं होगा। अगर आप बहुत टाइम तक आप पढ़ोगे नहीं, तो ये जो हैबिट रहती है, स्किल रहती है लिखने की, समझने की, मेमोराइज करने की, ये इफेक्ट होती है अगर आप बहुत टाइम तक नहीं पढ़ोगे तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपको स्कूल्स में जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, या फिर आप कोई कोचिंग जा रहे हो, या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हो, वहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको एक भी पीरियोडिक टेस्ट मिस नहीं करना है। किसी रीज़न के लिए आप अगर उसको मिस भी कर देते हो तो आपको उसको घर में बैठ के सॉल्व करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सिलेबस कब तक खत्म करना है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी टॉपिक आपको नए साल के उस साइड नहीं लेके जाना है, आपको दिसंबर में ही सिलेबस खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जनवरी वाला मंथ जो रहेगा और फरवरी का हाफ मंथ जो रहेगा, वो आपका जाएगा पूरा रिवीजन में। तो आपको सिलेबस थोड़ा धीरे करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि नवंबर में ही खत्म हो जाना चाहिए, पर आप दिसंबर तक सिलेबस को खींच सकते हो। चौथा पॉइंट ये है कि क्या प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर करते हैं? तो नहीं, वो अभी के लिए मैटर नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री बोर्ड के मार्क्स को देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्री बोर्ड सिर्फ आपको बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड करती है। तो प्री बोर्ड के मार्क्स को देख के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो बोर्ड के मार्क्स रहते हैं वो इन मोस्ट केसेस प्री बोर्ड के मार्क्स से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नोट्स के बारे में। नोट्स आपको साइंस और सोशल साइंस के हर एक चैप्टर के लिए कंपलसरी है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, आपको साइंस और सोशल साइंस के लिए नोट्स बनाना ही बनाना है। सिक्स पॉइंट है एक मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करना। मिस्टेक नोटबुक मैंने मेंटेन की थी और मुझे उससे बहुत इम्प्रूवमेंट मिली, क्योंकि जो भी आपके जो मिस्टेक्स है प्री बोर्ड के, या फिर टर्म वन एग्जाम्स के, या फिर अपने माइनर टेस्ट के क्यों ना हो, वो आपको उसमें लिखते जाना है। जैसे कि मैथ्स का कोई 5 मार्कर हो गया, या फिर इंग्लिश में कोई कैरेक्टर स्केच हो गया जो आपको नहीं आता हो, तो वो मिस्टेक नोटबुक में ये सब आप मेंशन कर सकते हो।
फाइनल पॉइंट है डूइंग द PYQs इन द राइट वे। मोस्ट लोगों को पता ही नहीं होता है कि PYQs करते कैसे हैं। ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि जो आपके सब्जेक्ट वाइज PYQ है या टॉपिक वाइज PYQ है उसको करके चले जाएंगे। पर मेरे हिसाब से आपका कोई भी PYQ मिस नहीं होना चाहिए। आपको CBSE की वेबसाइट पे PYQs मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको कुछ 18 फाइल्स मिलेंगी। वो 18 फाइल्स एक्चुअली 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आपको हर एक सेक्शन में आपको एक फाइल करनी है, मतलब कि एक पेपर करना है आपको। उस हिसाब से आपके 6 पेपर टोटल हो गए। तो अगर आपने ये पिछले 3 4 5 सालों के कर लिए तो आपका जो PYQ का प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम वीडियो के फाइनल एंड में पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।